जय हिंद फ्रेंड्स आज यूपीएससी का जो हमारा ऑप्शनल हिंदी साहित्य जिसमें सेकंड पेपर है और उसमें निबंध में निबंध निलय नाम का एक पाठ्य पुस्तक जो है हमारे पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। उसी में जो पहला वाला निबंध था जो बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित साहित्य जो है जनमानस जनसमूह का हृदयोद्गार है, तो उसको करने के बाद आज सेकंड जो निबंध है प्रेमचंद कृत साहित्य का उद्देश्य प्रगतिशील, इस पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा से पूर्व ये देखते हैं कि साहित्य का बेसिकली उद्देश्य प्रगतिशील प्रेमचंद जी द्वारा क्या अवधारणा दी गई है। और वैसे भी हम ज़्यादातर मूलतः प्रेमचंद जी को एक कथाकार के तौर पे उपन्यास सम्राट या कलम के जादूगर के रूप में जानते हैं। तमाम इनकी कहानियों और कथाओं से इनकी प्रसिद्धि का आकलन करते हैं। लेकिन निबंध में तो जैसे रामचंद्र शुक्ल का नाम है, तो रामचंद्र शुक्ल जी का जो नाम है निबंध में, तो उस प्रकार तो प्रेमचंद जी का नाम नहीं सुनते। लेकिन ये होता है कि प्रेमचंद जी मूलतः तो कथाकार हैं, लेकिन कभी कभी ये होता है कि वैचारिक लेखन में भी उन्होंने अपनी लेखनी चलाई है। खासकर तब जब वो 1936 का प्रगतिशील लेखक संघ का दौर हुआ करता था, उसमें उनको उसकी अध्यक्षता का भी अवसर प्राप्त हुआ था। और अध्यक्षता के अवसर के साथ साथ जो भी उनके अंदर वैचारिक एक प्रस्फुटन हुआ विचारों का, उन विचारों को एक कहिए कि मतलब बांधने का काम उन्होंने साहित्य के उद्देश्य नामक इस निबंध में किया है। निबंध से हमें बहुत कुछ जानने को मिलेगा कि कैसे ये निबंध एक तरीके से निबंध जगत में मील का पत्थर साबित हुआ। भाषण से पृथक इसकी पहचान एक घोषणा पत्र के रूप में हमारे सामने आती है कि कम से कम भाषण शैली ही सही, उनके द्वारा लिखित निबंध हमें तमाम पक्षों के बारे में बताता है कि एक निबंध लेखन में सशक्त विधा जो रचनाकार की होती है। जैसे उन्होंने ये बताया कि प्रगतिशीलता के दौर में अगर हम देखें, मान लीजिए हम इन चंद लाइनों को पढ़ें कि प्रगतिशील लेखक संघ या नाम ही मेरे विचार से गलत है जो रखा गया है। साहित्यकार या कलाकार स्वभावतः प्रगतिशील होता ही है, ऐसा उनका कहना है कि प्रगतिशील लेखक संघ या नाम ही मेरे विचार से गलत है। साहित्यकार मूलतः तो प्रगतिशील होता है। अगर वो प्रगतिशील नहीं होता, उसका नेचर ऐसा नहीं होता, शायद वो साहित्यकार नहीं होता। उसे अपने अंदर भी एक कमी महसूस होती है और बाहर भी। जैसे ये होता है कि कोई लेखक लिख रहा है, जरूर भावापूर्ति जो होती है, कुछ ना कुछ अभावग्रस्त जीवन त्रस्त जैसी स्थिति होती है, जो भाव अभिवेक कि एक तरीके से आवेगमयी उत्कंठा के साथ वो बाहर आती है, तो कुछ खालीपन सा तो होता ही है। चाहे वो अंदर हो बाहर, वो कमी तो महसूस हमेशा होती है। और उसी कमी को पूरा करने के लिए उसकी आत्मा बेचैन हो उठती है कि उसका एक तरीके से उद्गार हम कहाँ करें। तो अपनी कल्पना में वो व्यक्ति और समाज को सुख और स्वच्छंदता की जिस अवस्था में देखना चाहता है कि मैंने एक कल्पना की है कि एक समाज ऐसा होना चाहिए, वो उसे दिखाई नहीं देता। वो जैसा कल्पना किया होता है समाज उससे परे दिखता है। इसलिए वर्तमान मानसिक और सामाजिक अवस्थाओं से उसका दिल कुढ़ता रहता है। वह इन अप्रिय अवस्थाओं का अंत कर देना चाहता है, जिससे दुनिया में जीने और मरने के लिए इसे अधिक अच्छा स्थान हो। यही वेदना और यही छटपटाहट, यही भाव उसके अंदर उसके मस्तिष्क को सक्रिय बनाए रखता है। उसके दर्द से भरा इसे हृदय जो है उसे सहन नहीं कर सकता कि एक समुदाय क्यों सामाजिक नियमों और रूढ़ियों के बंधन में पड़कर कष्ट भोगता रहे। क्यों न ऐसे सामान इकट्ठे किए जाए कि वह गुलामी और गरीबी से छुटकारा पा जाए। वह इस वेदना को जितनी बेचैनी के साथ अनुभव करता है, उतना ही उसकी रचना में जोर और सच्चाई पैदा होती चली जाती है। अपनी अनुभूतियों का वह जिस क्रमानुपात में व्यक्त करता है, वही उसकी कला कुशलता का रहस्य होता है। पर शायद इस विशेषता पर जोर देने की जरूरत इसलिए भी पड़ती है कि प्रगति या उन्नति से प्रत्येक लेखक या जो ग्रंथकार है वो एक ही अर्थ नहीं निकालता है जिन अवस्थाओं को एक समुदाय उन्नति के तौर पे देखे, दूसरा समुदाय उसी को असंदिग्ध अवनति भी मान सकता है। इसलिए साहित्यकार अपनी कला को किसी उद्देश्य के अधीन नहीं करना चाहता कि ये मेरा उद्देश्य है। उसके विचारों में कला केवल और केवल एक ही चीज़ है, वो मनोभावों के व्यक्तिकरण का नाम है। चाहे उन भावों से व्यक्ति हो या समाज पर वो कैसा असर पड़े। तो मूलतः यहाँ पे कहने का क्या अभिप्राय है प्रेमचंद जी का कि साहित्यकार हो या कलाकार, वो स्वभाव से प्रगतिशील होता ही है। स्वभाव नहीं होता तो कभी साहित्यकार नहीं बन पाता। और वो जो अंदर से कमी और बेचैनी है, वही उसको लगातार सक्रिय, उसके मस्तिष्क को लगातार सक्रिय बनाए रखती है। प्रेमचंद ये भी कहते हैं कि अपने समय की साहित्य की जरूरत को स्पष्ट करते हुए नस्वरतावादी, रोमांटिक एवं मनोरंजनकारी साहित्य की भूमिका को पाड़ी पूर्णतः खारिज करते हैं। जैसे किसी समय ऐसा साहित्य लिखा जाए
कि वो नश्वर हो, रोमांटिक हो और मनोरंजनकारी ही हो, और वो समाज के लिए कुछ अहम भूमिका ना, उसका किरदार कुछ नहीं ऐसा निभाता हो, तो हमारे लिए कविता के वो भाव तो निरर्थक है जिनसे संसार की नश्वरता का आधिपत्य हमारे हृदय पर और दृढ़ हो जाए, जिनसे हमारे हृदय में और नैराश्य की भावना छा जाए। जैसे मान लीजिए कोई प्रेम कहानी है, मासिक पत्र, दैनिक पत्र में लगातार छप रहा है, लेकिन वो हमारे जीवन में कुछ भी परिवर्तन लाने का, एक तरीके से उसके अंदर परिवर्तन लाने का या परिवर्तन दृष्टिकोण बिल्कुल भी नहीं रखता है। वो हमारे अंदर कला का तो ऐसा एक आवश्यकता ने जन्म लिया है, हमारे अंदर भावतेजक कला में उसमें एक ऐसी मर्म होती है जो हमें कर्म का संदेश देते रहे, हमारे जीवन में बदलाव का साक्षी बने। तो उन्नत से तात्पर्य हमारा क्या है कि जिससे हम दृढ़ता और कर्म शक्ति उत्पन्न कर पाएँ अपने जीवन में, जिससे हम अपनी दुखावस्थी की अनुभूति, जो दुख की अवस्था की अनुभूति हो, हम देखें कि किन अंतर या बाह्य कारणों से हमें इस निर्जीवता और हास्य की अवस्था को पहुंच गए हैं। हमारे लिए कविता के वे भाव निरर्थक है जिनसे संसार की नाश्वरता का आधिपत्य हमारे हृदय पर और दृढ़ हो जाए, जिनसे हमारे हृदय में नैराश्य की भावना छा जाए। वे प्रेम कहानी है जिनसे हमारे मासिक पत्र पृष्ठ भरे पड़े रहते हैं। अगर वे हमें हरकत और गर्मी नहीं पैदा करते, अगर हमने दो नवयुवकों की प्रेम कहानी कह भी डाली पर उससे हमारे सौंदर्य प्रेम पर कोई असर नहीं पड़ा, और पड़ा भी तो केवल इतना ही कि हम उनकी विरह जो व्यथा होती है उस पर ना रोए या रोए भी ले, इनमें हमें से ऐसा ये होगा कि किसके अंदर मानसिक या रुचि संबंधी गति पैदा होगी। इन बातों से किसी ज़माने में हमें भावावेश तो होते देखता कोई भी देख ले, पर आज के समय में ये सब चीज़ें बेकार लगती हैं। भाव की जो उत्तेजना करने वाली कला का अब जमाना नहीं रहा। अब तो हमें इस कला की आवश्यकता है कि जो हमें कर्म का संदेश दे। हमें तो हजरत इकबाल के साथ, मतलब कि अब तो हम इसको इस चीज़ से भी कह सकते हैं, हजरत इकबाल के साथ हम भी कह सकते हैं, रमज़े हयात कोई जुजंदर तापिस नयाबी दरकुलजुम आर्मीदन नंगस्त आवे जुरा बाअशनिया बासियाना नसीनम जे लज्जते परवाज गहे वसाखे गुलम कहे बरलवे जुएम। अर्थात अगर तुझे जीवन के रहस्य की खोज है तो वह तुझे संघर्ष के सिवा और कहीं नहीं मिलने का है। सागर में जाकर विश्राम करना नदी के लिए लज्जा की बात है कि एक नदी, अगर नदी सागर में जाकर विश्राम करती तो उसके लिए लज्जा की बात है। आनंद पाने के लिए मैं घोंसले में कभी बैठता नहीं, कभी फूलों की टहनियों पर तो कभी नदी तट पर होता हूँ। अतः हमारी पंथ में अहंगवाद अथवा अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण को प्रधानता देना वह वस्तु है जो हमें जड़ता, पतन और लापरवाही की ओर ले जाती है। और ऐसी कला हमारे लिए व्यक्ति रूप से उपयोगी है और न समुदाय रूप में। मुझे ये कहने में हिचक नहीं कि मैं और जीवों की तरह कला को भी उपयोगिता की तुला पर तोलता हूँ। निसंदेह कला का उद्देश्य सौंदर्य दृष्टि की पुष्टि करना है और हमारे आध्यात्मिक आनंद की कुंजी पर ऐसा कोई रुचिगत मानसिक तथा आध्यात्मिक आनंद नहीं जो अपनी उपयोगिता का पहलू न रखता हो। आनंद स्वतः एक उपयोगिता युक्त वस्तु है और उपयोगिता की दृष्टि से एक ही वस्तु से हमें सुख भी होता है और दुख भी। आसमान पर छाई लालिमा निसंदेह बड़ा सुंदर दृश्य है, परंतु आषाढ़ में अगर आकाश पर वैसी लालिमा छा जाए तो वह हमें प्रसन्नता देने वाली नहीं हो सकती। उस समय तो हम आसमान पर काली काली घटाएं देखकर ही आनंदित होते। फूल को देखकर हमें इसलिए आनंद होता है कि उनसे फलों की उम्मीद होती है। प्रकृति से अपने जीवन का सुर मिलाकर रहने में हम इसलिए आध्यात्मिक सुख मिलता है कि उससे हमारा जीवन विकसित और पुष्ट होता है। प्रकृति का विधान वृद्धि और विकास है और जिन भावों, अनुभूतियों और विचारों से हमें आनंद मिलता है वे इसी वृद्धि और विकास का सूचक है। कलाकार अपनी कला से सौंदर्य की दृष्टि जो है उसको परिवर्तित कर सकता है, एक सृष्टि का रचना कर सकता है, परिस्थिति के विकास को उपयोगी बनाता है। परंतु सौंदर्य भी और पदार्थों की तरह स्वरूपस्थ है और निरपेक्ष नहीं है, उसकी स्थिति भी सापेक्ष है। एक रईस के लिए जो वस्तु सुख का साधन है वही दूसरे के लिए दुख का कारण भी तो हो सकती है। एक रईस अपने सुरभित सुरम उद्यान में बैठकर जब चिड़ियों का कलगान सुनता है तो उसे स्वर्गीय सुख की प्राप्ति होती है, परंतु एक दूसरा सज्ञान मनुष्य वैभव की सामग्री को घृणिततम वस्तु भी तो समझ सकता है। बंधुत्व और समता, सभ्यता तथा प्रेम सामाजिक जीवन के आरंभ से हैं। यानी भाईचारा हो, समानता हो, सभ्यता हो, प्रेम हो, ये तो जीवन के आरंभ से ही हैं। आदर्शवादियों का सुनहला स्वप्न रहे हैं ये। जो आदर्शवादी हैं, जो
कोई भी आदर्शवान व्यक्ति सोचेगा हमारी सभ्यता अच्छी हो, लोग प्रेम के साथ रहें, बंधुत्व भाईचारे में रहें, सबको समानता मिले। ये तो आदर्शवादियों का सुनहला स्वप्न है। धर्म प्रवर्तकों ने धार्मिक हो, नैतिक और आध्यात्मिक बंधनों में इसे स्वप्न की सच्चाई बताया है, सतत किंतु निष्फल यत्न किया है इसके लिए। महात्मा बुद्ध, हजरत ईसा, हजरत मोहम्मद आदि सभी पैगंबर और धर्म प्रवर्तकों ने नीति की नींव पर इस समता की इमारत खड़ी करनी चाहिए, पर धर्म प्रवर्तकों ने नीति की नींव पर ये जो सभ्यता का आधार टिकाया है, तो किसी को सफलता नहीं मिली और छोटे बड़े का भेद जिस निष्ठुर रूप में हमारे समक्ष प्रकट हुआ, शायद कभी नहीं हुआ। आजमाए को आजमाना मूर्खता है, कोई अजमाया गया हो उसको अजमाना मूर्खता है। इस कहावत के अनुसार यदि हम अब भी धर्म और नीति का दामन पकड़कर समानता के ऊंचे लक्ष्यों पर पहुंचना चाहें तो विफलता ही हाथ लगेगी। क्या हम इस सपने को उत्तेजित मस्तिष्क की सृष्टि समझकर भूल जाएं, तब तो मनुष्य की उन्नति और पूर्णता के लिए कोई आदर्श ही बाकी नहीं रहेगा। इससे कहीं अच्छा होता है कि मनुष्य का अस्तित्व ही मिट जाए। जिस आदर्श को हमने सभ्यता के आरंभ से पाला है, जिसके लिए मनुष्य ने ईश्वर जाने कितनी कुर्बानियाँ की हैं, जिसकी परिणति के लिए धर्मों का आविर्भाव हुआ, मानव समाज का इतिहास जिस आदर्श की प्राप्ति का इतिहास है, उसे सर्वमान्य समझकर, एक अमिट सच्चाई समझकर हमें उन्नति के मैदान में कदम रखना है। हमें एक ऐसे नए संगठन को सर्वांगपूर्ण बनाना है जहां समानता केवल नैतिक बंधनों पर आश्रित न रहकर अधिक ठोस रूप प्राप्त कर ले। हमारे साहित्य को उसी आदर्श को अपने सामने रखना है। हमें सुंदरता की कसौटी बदलनी होगी। अभी तक यह कसौटी अमीरी और विलासिता के ढंग की थी। हमारा कलाकार अमीरों का पल्ला पकड़े रहना चाहता था, उन्हीं की कद्रदानी पर उसका अस्तित्व अवलंबित था। पर उन्हीं के दुख सुख, आशा निराशा, प्रतियोगिता और प्रतिद्वंद्विता की व्याख्या कला का उद्देश्य था। उसकी निगाह अंतापुर और बंगलों की ओर उठती थी। झोपड़े और खंडहर उसके ध्यान के अधिकारी नहीं थे। उन्हें वह मनुष्यता की परिधि के बाहर समझता था। कभी इनकी चर्चा करता भी था तो इनका मजाक उड़ाने के लिए, ग्रामवासी को देहाती वेशभूषा और तौर तरीके पर हंसने के लिए, उसका सीनकाब दुरुस्त ना होना है मतलब मुहावरों के लिए, व्यंग करने के लिए। वह भी मनुष्य है, वो उसके भी हृदय है और उसमें भी आकांक्षाएं। ये कला की कल्पना के बाहर की बात है। यानी प्रेमचंद जी के द्वारा ये भी समझाया गया है कि एक तो मैं प्रगतिशीलता को मानता ही हूँ, एक तो जीवन में अगर ऐसे भी चीज़ें लिखी जाएं साहित्य में जो हमारे लिए नैराश्यपूर्ण जीवन के अलावा कुछ ना देने का काम करे, तो वो भी कुछ हमारे लिए काम की नहीं है। दूसरी चीज़, कला को भी सामाजिक उपयोगिता की कसौटी पर कसकर वे कहते हैं कि मुझे ये चीज़ भी बताने में हिचक नहीं होती है कि आनंद तो स्वतः एक उपयोगिता युक्त वस्तु है, लेकिन अगर जीवन में कोई भी चीज़ ऐसी उपयोगितावादी ना हो जो हमारे सामाजिक बेहतरी के लिए संघर्ष में जीवन को उबार कर कर्म की भावना से प्रेरित करे, तो वो भी हमारे लिए विफल ही है। क्योंकि सौंदर्य की कसौटी के बदले जाने पर वो कहते हैं कि जैसे प्रगतिशील साहित्य के लिए सौंदर्य की कसौटी के बदले पे वो ये कहते हैं कि जैसे परंपरावादी रूपवादी कवि द्वारा निर्धारित जो सौंदर्य है, आज के अभिजात्यवादी जो कसौटियों को निरस्त करते हुए लिखते हैं कि झोपड़ी और जो खंडहर होते हैं उसके ध्यान के अधिकारी नहीं थे, उन्हें वो मनुष्यता की परिधि से बाहर समझता था। कभी इनकी चर्चा करता भी था तो उनका मजाक उड़ाने के लिए करते थे। वो भी मनुष्य, उसके भी हृदय, उसमें भी आकांक्षाएं। तो बिल्कुल आप उनको कला की कल्पना की परिधि से बाहर मत करिए। प्रेमचंद जी रीतिवादी सौंदर्य प्रतिमानों को निरस्त करते हुए कहते हैं, जैसे रीतिवादी में आप देखिए दरबारी सौंदर्य की बात हो, नायिकाओं की सौंदर्य की बात हो, वो कहते हैं कि आम जन जीवन के जीवन संघर्ष में सौंदर्य को खोजो। वे रीतिवादी सौंदर्य बोध के लेखों पर व्यंग करते हैं कि उसने निश्चय कर लिया है कि रंगे ओठे, कपोलों और भाव में निसंदेह सुंदरता का वास है। उसके यानी गरीब नारी जो है, उसके उलझे हुए बाल, उनकी पपड़ियाँ पड़े हुए ओठे और कुमलाए हुए गाल में सौंदर्य का प्रवेश कहाँ है? क्यों उन पे बात नहीं की जाती? प्रेमचंद जी इस निबंध में साहित्यकार और समाज का जो अंतर संबंध है, गरीब और अमीर के जीवन के अंतर द्वंद्व हैं, उनकी उलझने हैं, उनको भी पारिभाषित करने, सूक्ष्मांकन दृष्टि उस गरीब नारी पे भी डालने की बात करते हैं।
साहित्यकार के लक्ष्य को निम्नलिखित शब्दों में भी घोषित करते हैं कि साहित्यकार का लक्ष्य होना क्या चाहिए, केवल महफिल सजाना नहीं, मनोरंजन का सामान जुटाना नहीं, उसका दर्जा इतना ना गिराइए, वह देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई भी नहीं, बल्कि उनके आगे मसाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई है। तो प्रेमचंद की यह घोषणा साहित्य जगत में ऐतिहासिक सिद्ध हुई कि प्रेमचंद जी ने कम से कम एक साहित्यकार को बताया ना कि जीवन में साहित्य का क्या अभिप्राय है और हमें क्या करना चाहिए। कला नाम था सिर्फ एक तरीके से, उसके लिए कोई आदर्श नहीं था जीवन में, जीवन का कोई ऊंचा उद्देश्य नहीं है। भक्ति, वैराग्य, आध्यात्म और दुनिया से किनारा कसी उसकी सबसे ऊंची कल्पनाएं। हमारे उस कलाकार के विचार से जीवन का चरम लक्ष्य यही है। उसकी दृष्टि अभी इतनी व्यापक नहीं है कि जीवन संग्राम में सौंदर्य का परमोत्कर्ष देखें। उपवास और नग्नता में भी सौंदर्य का अस्तित्व संभव है, इसे कदाचित वह स्वीकार नहीं करता। उसके लिए सौंदर्य सुंदर स्त्री है, उसे बच्चों वाली गरीब रूप रहित स्त्री में नहीं कोई इंटरेस्ट है। पर यह संकीर्ण दृष्टि का दोष है कि आप सोच ही नहीं पा रहे हो। अगर उसकी सौंदर्य देखने वाली दृष्टि में विस्तृति आ जाए तो वह देखेगा कि रंगे ओठों और कपोलों की आड़ में अगर रूप, गर्व और निष्ठुरता छिपी है तो इन मुरझाए हुए ओठों और कुमलाए हुए गालों के आंसुओं में क्या क्या नहीं छिपा है। त्याग है, श्रद्धा है, कष्ट सहिष्णुता है। हाँ, इसमें नफासत नहीं है, दिखावा नहीं है, सुकुमारता नहीं है, पर वास्तविकता तो है। समस्या जो उसने जीवन में झेला है वो तो है। हमारी कला जो है आज के समय में एक तरीके से यवन के प्रेम में पागल है। वो ये नहीं जानती है कि जवानी छाती पर हाथ रखकर कविता पढ़ने नायिका की निष्ठुरता का रोने या उसके रूप, गर्व और चोंचलों पर सिर धुनने में नहीं है। जवानी नाम है आदर्शवाद का, हिम्मत का, कठिनाई से मिलने की इच्छा का, आत्मत्याग का। उसे तो इकबाल के साथ कहना होगा, अजय दस्ते जुनून मन जिब्रील जबरू सैद यजदाम कंद आवर ये हिम्मते मर्दाना। अर्थात मेरे उन्मत्त हाथों के लिए जिब्रील एक घटिया शिकार है। ये हिम्मते मर्दाना क्यों ना अपनी कमंद में तो खुदा को ही फांस लाए। अथवा चुमौज साजे वजदूम जेवे सैल वेपावस्त। जो यहाँ पे ये देखना है कि चुमौज साजे वजदूम जे सैल बेपरवस्त गुमा मवर की दर्री बहर साहिले जोएम। अर्थात तरंग की भांति मेरे जीवन की तरी भी प्रवाह की ओर से बेपरवाह है। यह न सोचो कि इस समुद्र में भी मैं किनारा ढूंढ रहा हूँ। और यह अवस्था उस समय पैदा होगी जब हमारा सौंदर्य व्यापक हो जाएगा, जब सारी सृष्टि इसकी परिधि में आ जाएगी। वह किसी विशेष श्रेणी तक ही सीमित नहीं होगा। उसकी उड़ान के लिए केवल बाग की चार दीवारी ना होगी, किंतु वह वायुमंडल होगा जो सारे भूमंडल को घेरे हुए है। तब कुरुचि हमारे लिए सहनीय नहीं होगा। तब हम उसकी जड़ें खोदने के लिए कमर कसकर तैयार हो जाएंगे। हम जब ऐसी व्यवस्था को सहन ना कर सकेंगे कि हजारों आदमी कुछ अत्याचारियों की गुलामी करे, तभी हम केवल कागज के पृष्ठों पर सृष्टि करके ही संतुष्ट ना हो पाएंगे, किंतु उस विधान की सृष्टि करेंगे जो सौंदर्य, सुरुचि, आत्मसम्मान और मनुष्यता का विरोधी ना हो। साहित्यकार का लक्ष्य केवल महफिल सजाना नहीं और मनोरंजन का सामान तो बिल्कुल भी नहीं है। हमें अक्सर ये शिकायत होती है कि साहित्यकारों के लिए समाज में कोई स्थान नहीं है, अर्थात भारत के साहित्यकारों के लिए स्थान नहीं मिल रहा है। सब देशों में तो साहित्यकार समाज का सम्मानित सदस्य होता है और बड़े बड़े अमीर और मंत्रिमंडल के सदस्य उनसे मिलने जाया करते हैं, गौरव समझते हैं, परंतु हिंदुस्तान तो अभी मध्य युग की अवस्था में पड़ा है। यदि साहित्य ने अमीरों की याचक बनने का जीवन का सहारा बना लिया है और उन आंदोलनों, हलचलों और क्रांतियों से बेखबर हो समाज में हो रही क्या घटनाएं हैं, अपनी ही दुनिया बनाकर उसमें रोना और हंसना शुरू कर दिया है, तो इस दुनिया में उसके लिए जगह ना होने में कोई अन्याय नहीं है। जब साहित्यकार बनने के लिए अनुकूल रुचि के सिवा और कोई कैद नहीं रही, जैसे महात्मा बनने के लिए किसी प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता नहीं, आध्यात्मिक उच्चता ही काफ़ी होती है, तो महात्मा लोग दर दर फिरने लगे, उसी तरह साहित्यकार भी लाखों निकल आए। इसमें शक नहीं कि साहित्यकार पैदा होता है, बनाया नहीं जाता। पर यदि हम शिक्षा और जिज्ञासा से प्रकृति की इस देन को बढ़ा सके तो निश्चय ही हम साहित्य की अधिक सेवा कर पाएंगे। अरस्तु ने और दूसरे विद्वानों में भी साहित्यकार बनने वालों के लिए कड़ी शर्तें लगाई हैं और उनकी मानसिक, नैतिक, आध्यात्मिक और भागवत सभ्यता तथा शिक्षा के लिए सिद्धांत और विधियां निश्चित कर दी हैं। मगर आज तो हिंदी में साहित्यकार के लिए प्रवृत्ति मात्र अलम समझी जाती है और किसी प्रकार की तैयारी की उसके लिए आवश्यकता नहीं समझी जाती। वह राजनीति हो, समाजशास्त्र हो या मनोविज्ञान से सर्वथा अपरिचित बना रहता है, फिर भी वो साहित्यकार है।
साहित्यकार के सामने तो आजकल जो आदर्श रखा गया उसके अनुसार वे सभी विधाएं उसके विशेष अंग बन गई हैं और साहित्य की प्रवृत्ति अहंगवाद या व्यक्ति केंद्रित हो गई है, बल्कि वह मनोविज्ञान और सामाजिक होता जाता है। अब वो व्यक्ति को समाज से अलग नहीं देखता, किंतु उसे समाज के एक अंग के रूप में देखता है। इसलिए नहीं कि वह समाज पर हुकूमत करे, उसे अपने स्वार्थ साधन का औजार बनाए, मानो उसमें और समाज में सनातन शत्रुता है, बल्कि इसलिए कि समाज के अस्तित्व के साथ उसका अस्तित्व कायम है और समाज से अलग होकर उसका मूल्य शून्य के बराबर हो जाता है। हम में से जिन्हें सर्वोत्तम शिक्षा और सर्वोत्तम मानसिक शक्तियाँ मिली हैं, उन पर समाज के प्रति उतनी ही जिम्मेदारी है। हम उस मानसिक जो पूंजीपति है, तो हम उस मानसिक पूंजीपति को पूजा के योग्य समझेंगे जो समाज के पैसे से ऊंची शिक्षा प्राप्त कर उसे स्वार्थ साधन में लगाता है। समाज से निजी लाभ उठाना ऐसा काम है जिसे कोई साहित्यकार कभी पसंद नहीं करेगा। उस मानसिक पूंजीपति का कर्तव्य है कि वह समाज के लाभ को अपने निज लाभ से अधिक ध्यान देने योग्य समझे, अपनी विद्या और योग्यता से समाज को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने की कोशिश करे। वह साहित्य के किसी भी विभाग में प्रवेश क्यों ना करे, उसे उस विभाग से विशेषता और सभी विभागों से समानता परिचय हो। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय साहित्यकार सम्मेलनों की रिपोर्ट पढ़ते हैं तो हमें ये लगता है कि ऐसा कोई शास्त्रीय, सामाजिक, ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक प्रश्न नहीं है जिस पर उनमें विचार विनिमय ना होता हो। इसके विरुद्ध हम अपनी ज्ञान सीमा को देखते तो हमें अपने अज्ञानता पर लज्जा आती है। हमने समझ रखा है कि साहित्य रचना के लिए आशु बुद्धि और तेज कलम ही काफ़ी है, पर यही विचार हमारी साहित्यिक उन्नति का कारण है। यानी प्रेमचंद जी का ये जो है एक तरीके से क्यों बोला गया था कि हिंदी निबंध जगत में इनका घोषणा पत्र है साहित्य के क्षेत्र में, क्योंकि एक तरीके से साहित्यकार की प्रतिभा को मूलतः प्रेमचंद जी ने यहाँ पे अपने कठोर लफ्ज़ों में ये एक चेतावनी दी है कि साहित्यकारों के लिए स्वतः स्फूर्त भावों की तुलना में साहित्य सृजन हेतु निश्चित विषयों के चुनाव पर बल देते हैं कि हमें अपनी रुचि और प्रकृति के अनुकूल विषय चुन लेने चाहिए और विषय पर पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लेना चाहिए, फिर सबके समक्ष वो चीज़ों को रखना चाहिए। साहित्य को सेवा कर्म के रूप में परिभाषित करते हुए वो बताते हैं कि ये सिर्फ धनार्जन का क्षेत्र नहीं है। जिन्हें धन वैभव प्यारा है, साहित्यकार मंदिर में उनके लिए स्थान नहीं। यहाँ तो उन उपासकों की ज़रूरत पड़ती है जिन्होंने सेवा को ही अपना जीवन का सार्थकता समझ लिया हो, जिनके वाकई दिल में दर्द की तड़प हो और मोहब्बत का जोश हो। प्रेमचंद जी के साहित्य के लिए जनसाधारण की भाषा और शैली को भी वो प्रस्तावित करते हुए लिखते हैं कि आदर्श व्यापक होने से भाषा अपने आप सरल हो जाती है। अगर आपने जीवन में अपने आदर्श को उच्च बनाया हुआ है, जीवन में लोगों के कल्याण के लिए अपने को न्यौछावर करने का बोला है, समर्पित किया है एक तरीके से अपने आप को, तो जो साहित्यकार अमीरों का मुंह जो होने वाला है वह रईसी रचना शैली स्वीकार करेगा, जो जनसाधारण का वो जनसाधारण की भाषा में लिखेगा। प्रेमचंद इस निबंध में अपने समय के संकटों के अनुरूप प्रासंगिक साहित्य को इन शब्दों में उद्घोषित भी करते कि हमारी कसौटी पर वही साहित्य खरा उतरेगा जिसमें उच्च चिंतन होगा, स्वाधीनता का भाव होगा, जीवन की सच्चाइयों का प्रकाश होगा, जो हमने गति, संघर्ष और बेचैनी पैदा करे सुलहाए नहीं, क्योंकि अब और ज़्यादा सोना मृत्यु का लक्षण है। तो साहित्यिक उन्नति का कारण क्या है? हमें अपने साहित्य का मानदंड ऊंचा करना होगा। समाज को अधिक मूल्यवान सेवा अगर देना है, समाज में उसे वह पद मिल सके जिसका वह अधिकारी है, एक साहित्यकार, जिसमें जीवन के प्रत्येक विभागीय आलोचना विवेचना कर सके, और हम दूसरी भाषाओं तथा साहित्य को जूठा खाकर ही संतोष ना करें किंतु खुद भी उस पूंजी को बढ़ाएं, तो उसको साहित्य को, जो साहित्यकार है, उसे उसी अनुरूप काम करना होगा। नहीं तो फिर हमें अपनी आर्थिक अवस्था को उच्च करना है तो फिर हम उसी के पीछे भागे, क्योंकि धन वैभव प्यारा है तो साहित्य मंदिर में उसके लिए तो स्थान नहीं है। उन उपासकों की आवश्यकता यहाँ नहीं है जिन्होंने सेवा को ही अपने जीवन की सार्थकता मान लिया है। अगर हम सच्चे दिल से समाज की सेवा करना चाहते हैं, मान प्रतिष्ठा और प्रतिसिद्धि भी चाहते हैं कि हमारे पाँव चूमे, तो फिर मान प्रतिष्ठा की चिंता हमको क्यों सताती है? उसके लिए हमें ना मिलने पर भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा तो यही है कि सेवा में जो आध्यात्मिक आनंद और वही हमारा पुरस्कार है। हमें समाज पर अपना बड़प्पन जताने, उस पर रौब जमाने की हवस क्यों हो? दूसरों से ज़्यादा आराम के साथ रहने की इच्छा भी हमें क्यों सताए? हम अमीरों की श्रेणी में अपनी गिनती क्यों कराएं? हम तो समाज की झंडा लेकर चलने वाले सिपाही, और सारी ज़िंदगी के साथ ऊंची निगाह हमारे जीवन का लक्ष्य है। जो आदमी सच्चा कलाकार है वह स्वार्थ में जीवन का प्रेमी नहीं हो सकता। उसे अपनी मन की संतुष्टि है उसके लिए दिखावे की ज़रूरत नहीं होगी, उससे तो घृणा होती है। वह तो इकबाल के साथ कहते हैं,
मर्दुम आज़ादम अगुमा रायरुम की मरा मितवा कुश्तेव एक जामे जुलाले दीगरा। अर्थात मैं आज़ाद हूँ और इतना हयादार हूँ कि मुझे दूसरों के नीतरे हुए पानी के एक प्याले से मारा जा सकता है। हमारी परिषद ने कुछ इस प्रकार के सिद्धांतों के साथ कर्मक्षेत्र में प्रवेश किया, जैसे उस समय प्रगतिशील लेखक संघ को एक तरीके से उनका अध्यक्षीय उद्बोधन चल रहा था, तो उसमें उस लोगों को संपर्क साधने के लिए अपने व्याख्यान में इन बातों को लाते हैं कि इस प्रकार के सिद्धांतों के साथ कर्मक्षेत्र में प्रवेश किया है। साहित्य का शराब कबाब और रंग जो रंग है उसका मुका पेची बना रहना उसमें पसंद नहीं है। वह उसे उद्योग और कर्म का संदेश वाहक बनाने के दावेदार हैं। उसे भाषा से बहस नहीं, आदर से व्यापक होने से भाषा अपने आप सरल हो जाती है। भाव सौंदर्य बनाव श्रृंगार से बेपरवाही दिखा सकता है। जो साहित्यकार अमीरों का मुँह होने वाला है वह रईसी रचना शैली को स्वीकार करता है, बाकी तो जनसाधारण के लिए ही होते हैं। तो हम हर एक सूबे में हर एक जवान में ऐसी परिषदें स्थापित करना चाहते हैं। अब वो संबोधित करते हुए कहते हैं कि हम हर एक सूबे में हर एक जवान में ऐसी परिषदें स्थापित करना चाहते हैं जिसमें हर एक भाषा में अपना संदेश पहुंचाया जा सके। यह समझना भूल होगी कि यह हमारी कोई नई कल्पना है, नहीं। देश के साहित्य सेवियों के हृदय में सामुदायिक भावनाएं विद्यमान हैं। भारत को हर एक भाषा में इस विचार के बीज प्रकृति और परिस्थिति ने पहले से बो रखे हैं। जगह जगह उसके आँखों में भी निकलने लगे। उसकी सिंचन की बात की जाए, उनके लक्ष्यों को पुष्ट करना हमारा उद्देश्य है। हम साहित्यकारों में कर्म शक्ति का अभाव है, यानी काम करने के अभाव के बारे में बता रहे हैं कि हम साहित्यकारों में ही कर्म शक्ति का अभाव है। यह एक कड़वी सच्चाई है, पर हम उसकी ओर से आंखें नहीं बंद कर सकते। अभी तक हमने साहित्य का जो आदर्श अपने सामने रखा था, उसके लिए कर्म की आवश्यकता नहीं थी। कर्माभाव ही उसका गुण था, क्योंकि अक्सर कर्म अपने साथ पक्षपात और संकीर्णता को भी लाता है। अगर कोई आदमी धार्मिक होकर भी अपनी धार्मिकता पर गर्व करे तो इससे कहीं अच्छा है कि वह धार्मिक ना होकर खाओ पियो मौज करो का कायल हो। ऐसे स्वच्छंदतावादी तो ईश्वर की दया के अधिकारी भी हो सकते, पर धार्मिकता का अभिमान रखने वालों के लिए इसकी संभावना नहीं। जो हो, जब तक साहित्य का काम केवल मन बहलाव का सामान जुटाना, केवल लोरिया गा कर सुलाना और केवल आंसू बहाकर जी हल्का करना था, तब तक उसके लिए कर्म की आवश्यकता नहीं थी। वह एक दीवाना था जिसका गम एक तरीके से देखा जाए दूसरे खाते थे। मगर हम साहित्य को केवल मनोरंजन और विलासिता की वस्तु नहीं समझते। हमारी कसौटी पर वही साहित्य खरा उतरेगा जिसमें उच्च चिंतन हो, स्वाधीनता का भाव हो, सौंदर्य का सार हो, सृजन की आत्मा हो, जीवन की सच्चाई का प्रकाश हो, जो हमें गति, संघर्ष और बेचैनी पैदा करे, सुलाए नहीं, क्योंकि अब और ज़्यादा सोना मृत्यु का एक तरीके से लक्षण है। ओवरऑल इनकी बात करें तो संवेदना पक्षों को मैंने साथ में ही लेकर वो किया है कि इसी में हो जाए आपका। शिल्प पक्ष की बात करें तो देखिए, एक तरीके से शिल्प विधा में भी देखें तो विशेषता भाषण शैली अध्यक्षीय भाषण के रूप में प्रस्तुत है, लेकिन इसमें एक तरीके से उद्बोधनात्मक शैली में इस चीज़ को प्रस्तुत किया गया है कि हम चाहते हैं कि साहित्य केंद्रों में हमारी परिषदें स्थापित हों, वहाँ साहित्य की रचनात्मक प्रवृत्तियों पर नियम पूर्वक चर्चा हो, नियम पढ़े जाए, बहस हो, तभी साहित्य में नए युग का आविर्भाव होगा। चूँकि यह निबंध भाषण और उद्बोधन शैली में है, इसलिए प्रेमचंद ने प्रभावकारी उद्धरणों का इस्तेमाल किया है। इन निबंधों में उन्होंने इकबाल की 5 प्रेरणास्पद फारसी गज़लें हैं उनको भी उद्धृत किया है। ये प्रेमचंद की उस भाषिक दृष्टि को भी रेखांकित करता है जिसमें वह हिंदी के भीतर उर्दू के प्रयोग को और इसे एक तरीके से ना पूरी सामाजिक संस्कृति को बांधने का भी काम करते हैं, वो लक्षण देखने को मिलता है। और बाकी हमें सुंदरता की कसौटी बदलनी होगी, जैसी बातों में कि हाँ भाषण और उद्बोधनात्मक की भविष्य काल की क्रिया की बहुलता देखने को मिलती है कि लोगों का ध्यान आकर्षित करता हाँ हमें जीवन में ये करना है। चूँकि हिंदी से पहले उर्दू के लेखक थे प्रेमचंद जी, तो इसलिए उनकी भाषिक बनावट और शब्द प्रयोग पर उर्दू का प्रभाव परिलक्षित होता है। ये कद्रदानी, कुर्बानी, महावीरा, दुरुस्त, सिन, खफाफ आदि भाषा की सरलता और पारदर्शिता जो प्रेमचंद की सुविख्यात विशेषताएँ वो भी इस निबंध में दिखाई देती है। तो इस तरीके से ओवरऑल देखें, ये प्रेमचंद जी का निबंध है, एक प्रगतिशीलता के अप्रोच को बता दिया, बहुत ही अच्छे समझा दिया। जीवन में साहित्य की मूलभूत आवश्यकताएं क्या हैं और लेखन किस पर हो रहा है, हमें भविष्य लक्ष्य होकर किन पे ध्यान देना चाहिए, और एक साहित्यकार को सिर्फ और सिर्फ इसको अर्थोपार्जन का साधन समझ के नहीं आना चाहिए। उसका मूल कर्तव्य क्या है, वो जड़ों से ना कटा रहे, अपनी मूल जो सामाजिक समस्याएं हैं उनको घेरे। और सबसे बड़ी जो व्यथा कथा ये बताइए कि जो एक साहित्यकार
के लिए समस्या ये है कि उसको उस तरीके से समाज में मान प्रतिष्ठा नहीं मिल रहा है, तो वो उसके अनुरूप काम करे, और उसके अनुरूप काम करेगा तो उसकी मान प्रतिष्ठा बरकरार रहेगी, उसको उसके अनुरूप मान प्रतिष्ठा मिलेगा। उनका कहने का ये मतलब है। तो इस तरीके से हम इस वीडियो को यहीं एंड करेंगे और आगे इसकी जर्नी कंटिन्यू रहेगी। लेकिन आप लोगों से यही है रिक्वेस्ट, कि हम्बल रिक्वेस्ट, अगर वाकई में आप पूरे सिलेबस को ऐसे ही कवर करना चाहते हैं तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब एंड शेयर करिए, लाइक भी करिए, लोगों को शेयर करते रहिए, बताते रहिए और इस तरीके से अपना हेल्प करिए। धन्यवाद।